नमस्कार दोस्तों, UIS एकेडमी प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आप सभी को पता है इस समय हम लोग लिस्टिंग की क्लास कर रहे हैं और हिस्ट्री के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। जैसा कि फैक्ट्स का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत रोल रहता है, उसी फैक्ट्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग आर्यों का आगमन एवं ऋग वैदिक काल के बारे में जो कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्यों के आगमन के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, मैच द फॉलोइंग टाइप करके प्रश्न आपके सामने रखा जाता है। आइए देखते हैं। कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से आर्यों के आगमन की बात करते हैं। LD कल, ब्रह्मर्षि देश से पंडित गंगानाथ झा, सप्त सैंधव प्रदेश से डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, दक्षिणी रूस से गार्डन चाइल्ड, देविका प्रदेश या जिसको मुल्तान कहा जाता है DS त्रिवेदी, मध्य एशिया से मैक्स मुलर, उत्तरीय ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत से स्वामी दयानंद सरस्वती, जर्मनी से हर्ट एंड पेंका और हंगरी से P गाइल्स। इसको आपको अपने पास नोट्स बना के रखना है और टाइमली रिवाइज भी करना है। ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें तो इसका समय काल 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक माना जाता है। यदि इसके विस्तार की बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत, जिसे ब्रह्मवर्त सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। ब्रह्मर्षि देश, जिसे आर्यावर्त, गंगा यमुना दो आपके नाम से जानते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश के निवासियों की यदि बात की जाए तो ये अफगानिस्तान में इनका निवास देखने को मिलेगा और इसमें प्रमुख नदियां जो रही हैं इस निवास क्षेत्र में, उनमें क्रमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु, पंजाब की नदियां सतलज, ब्यास, रावी इत्यादि हमें दिखाई पड़ती हैं। समाज की यदि हम बात करें ऋग्वैदिक काल में तो 4 वर्णों की चर्चा की गई है, जिसको हम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देख सकते हैं। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय पर अध्ययन अध्यापन के कार्य में भी स्त्रियां संलिप्त थी, जिनमें हम लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, इन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान की गई थी और साथ ही साथ इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा कि यहाँ पे स्वयंवर जैसी प्रथा थी जो महिलाओं की अच्छी स्थिति के बारे में वर्णन बताती थी। गोत्र शब्द का उल्लेख किया जाता है, जिस शब्द की उत्पत्ति गोष्ठी से हुई है, जिसका मतलब होता है एक ही जगह पर जब एक कुल की गायों को बांधा जाता था। अर्थात यहाँ यह भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में गायों का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है और इससे संबंधित तमाम शब्दावलियां भी हमें दिखाई पड़ती हैं। यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था की तो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। इसमें जौ या यौ का उत्पादन सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, वो यहाँ पर प्रचलित था। पशुपालन में घोड़ा, हाथी, ऊंट, गाय इत्यादि और पालतू पशु के रूप में हमें ये दिखाई पड़ते हैं। वस्त्र उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा भी हमें ऋग्वैदिक काल में दिखाई पड़ती है। यदि ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था की हम चर्चा करते हैं तो कबीलाई राजनीतिक प्रणाली हमें देखने को मिलती है, जिसमें सभा, समिति तथा विदद की उपस्थिति दिखाई पड़ती है। सभा और समिति को हमें अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में जाना जाता है। दसराग युद्ध की चर्चा भी परुष्णी नदी के तट पर होने को मिलती है, जिसमें 2 समूहों में जो शासकों का संघ था उसमें यह युद्ध हुआ था। पंचजन कबीले में ऋग्वेद का उल्लेख है। पंचजन कौन होते थे, कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्त्रियों को भी राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें हम लोग इस बात के बारे में जानते हैं कि वो सभा और समिति में भाग लेती थी। राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी इस समय भागदुह के नाम से जाना गया, जिसे आगे चलकर हम षड्भागी के नाम से या राजस्व समाहर्ता के नाम से भी इसको हम मौर्य काल में देखते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की यदि बात की जाए तो उपासना की बहुत सारी विधियां प्रचलित थी। उपासना का उद्देश्य लौकिक एवं बहुदेववाद को बढ़ावा देना था। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है, जिन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। वरुण ऋतु के संरक्षक, पुष्ण चारागाहों के देवता, बृहस्पति देवताओं का पुरोहित और महिलाओं के द्वारा वेद ऋचाओं की भी रचना की हमें जानकारी यहाँ प्राप्त होती है, जिसमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्वासवरा के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय काल की सबसे पवित्र नदी यदि देखी जाए तो वो मिलती है सरस्वती नदी, जिसका नाम माते तमा, देवी तमा आदि हमें दिखाई पड़ता है।
उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार पूर्वी भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हमें विस्तृत होते हुए क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। अथर्ववेद में मगध को ब्रात्य कहा जाता है और गंगा घाटी के दक्षिणी क्षेत्रों तक भी इसका विस्तार हमें दिखाई पड़ता है। उत्तर वैदिक काल आते आते हमें यह समझ में आने लगता है कि महिलाओं की स्थिति कमजोर होने लगी थी तथा सभा एवं समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं में भी उनकी भागीदारी को निष्क्रिय कर दिया गया था। वर्ण आधारित जाति प्रथा का उदय होता है, परिवार के मुखिया की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो कृषि तथा पशुपालन का यहाँ पर विकास दिखाई पड़ेगा। लौह उपकरणों के विकास ने उत्तर वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे हमें द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया होते हुए दिखाई पड़ती है। बैलों की सहायता से कृषि कार्य होने लगे थे और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया था। यदि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था देखी जाए तो जनपदीय व्यवस्था का धीरे धीरे उदय हो रहा था। कबीलाई संरचना में सभा समिति पर राजन्य वर्ग का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है, मतलब किंगशिप थ्योरी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अरिस्टोक्रेसी बढ़ने शुरू हो जाती है। शासकों के द्वारा सम्राट, चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण की जाने लगी थी और राजा के ही पावर में हमें यहाँ वृद्धि दिखाई पड़ती है। धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था इस बात की ओर इशारा करती है कि देवताओं के रूप जिनका हम ऋग्वैदिक काल में पूजन करते थे उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शिव, विष्णु, प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए। कर्मकांडों का विस्तार हुआ, साथ ही साथ यज्ञों के विभिन्न प्रकार जिसमें राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ जैसे यज्ञ हमें दिखाई देने लगते हैं। इस काल में तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि पर अधिक विश्वास दिया गया। यज्ञ एवं बलि का महत्व भी हमें इसमें समझ में आता है। यज्ञ एवं बलियों के क्रम में ही हमें इस उत्तर वैदिक काल का या ब्राह्मणवाद विचारधारा के अपोज में ही हमें जैन एवं बुद्ध विचारधारा को प्रचारित करने का मौका भी लोगों के सामने दिखाई पड़ता है और ऐसे में दो नए धर्मों का उदय भी हम देख सकते हैं। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। कल तक के लिए ये पीडीएफ जो आपके सामने है इसे आप हमारे एप्लीकेशन सुमित स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं और जहां पे आपको इसके साथ साथ पिछली पुरानी पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए डिटेल डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।